अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एलएलबी फर्स्ट पार्ट एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का ये लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है इसके इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है इसका पहले फर्स्ट सेक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, अगर आप फर्दर इसके अंदर कुछ चैप्टर्स देखें तो एक चैप्टर के आगे लिखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये दो हमारे पास ऐसे एक्ट हैं जो कि किसी टाइम पे यानी कि 1872 पे ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा थे। 1932 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसको निकाल दिया गया और 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को भी निकाल दिया गया। अब ये इनके जो चैप्टर्स हैं ये ओमिटेड हैं इस बुक के अंदर, क्योंकि इनकी अलग अलग बुक्स हैं। पार्टनरशिप एक्ट आप 5th सेमेस्टर के अंदर स्टडी करेंगे और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसी सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप स्टडी करेंगे। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलें, जो इसका सेक्शन नंबर 1 है, देखें एक बात याद रखें कि जो सेक्शन नंबर 1 होता है किसी भी एक्ट का, आगे चल के आप कोई भी लॉ पढ़ेंगे, आगे चल के आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, तो किसी भी लॉ का जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो हमें तीन चीज़ें बताता है, तीन बातें बताता है। एक बात वो बात करता है कि उसके दायरे इख्तियार की, कि वो कहाँ पर एप्लीकेबल है। दूसरी वो बात करता है उसके शॉर्ट टाइटल की, कि उसका जो नाम है उसका नाम क्या है। तीसरी वो क्या बात करता है उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की, कि वो कब पास हुआ और कौन सी डेट से वो जो है एप्लीकेबल हुआ। एक होती है हमारे पास डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एक होती है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे चल के जितने भी एक्ट्स पढ़ेंगे आप एलएलबी 5 ईयर के अंदर, तब आपको कोई भी चीज़ दोबारा याद दहानी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन नंबर 1 जो है हमारे पास, सेक्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो करता है शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंड का मतलब क्या, दायरा इख्तियार के, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल इन होल पाकिस्तान। कुछ हमारे पास स्पेशल लॉ होते हैं, कुछ हमारे पास जनरल लॉज होते हैं। तो ये एक जनरल लॉ है जो कि एप्लीकेबल है पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरी बात ये कि अगर हम देखें कि ये जो है इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ इनेक्टमेंट, एक क्या होती है हमारे पास डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और एक होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एक होती है हमारे पास डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट का मतलब क्या है कि जिस दिन पार्लियामेंट ने आपके इस कानून को पास किया उसको कहते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट के कौन सी डेट से ये जो है पाकिस्तान में इन्फोर्स हुआ, कौन सी डेट से पाकिस्तान के अंदर ये इन्फोर्स हुआ। अब देखें कुछ कानून हमारे पास होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, कुछ होते हैं प्रोस्पेक्टिव, कुछ होते हैं रेट्रोएक्टिव। अब रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है, रेट्रोएक्टिव का क्या मतलब है और प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है। अगर कोई कानून ऐसा पास किया जाए जिसकी सज़ा उससे पिछले दिनों पर भी एप्लीकेबल हो, तो वो होती है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, जो कि पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। एक होती है रेट्रोएक्टिव, कि जिस दिन जो कानून बना उसी दिन से वो एप्लीकेबल हो गया, ये हो गया रेट्रोएक्टिव। और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जितने भी कवानीन हैं वो क्या हैं, प्रोस्पेक्टिव लॉज, प्रोस्पेक्टिव लॉज। ये एक पॉइंट आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आगे चल के आप कितने भी लॉज पढ़ लें, कितने भी लॉज अगर स्टडी करेंगे, वहाँ पर आप
को एक चीज़ जहन में होगी कि हमारे सारे के सारे लॉज क्या हैं, प्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, जिस दिन कानून पास हुआ उसके अगले दिन, उसके बाद से वो एप्लीकेबल है। अब इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, किस दिन ये जो है लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पास किया, 25 अप्रैल 1872। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की अगर बात की जाए वो है 1 सितंबर 1872। अगर ये डेट्स मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि आप जुडिशरी में बैठें, आगे चल के हो सकता है आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बैठें, तो सिंध के अंदर जितने भी लॉज हैं उनकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, 1 सितंबर 1872। ये हो गया सेक्शन नंबर 1। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जो हमें बताता है डेफिनेशंस के बारे में। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस के बारे में बताता है, और डेफिनेशंस क्या होती हैं, और डेफिनेशंस को पढ़ने का मकसद क्या होता है, और डेफिनेशन क्यों पढ़नी चाहिए। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, आप पेज इसका खोलें डेफिनेशंस का। इंटरप्रिटेशन क्लास, इंटरप्रिटेशन क्लास सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 2। किसी भी कानून को समझने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उस कानून पर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उस पूरे के पूरे कानून को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं, उस लॉ को समझने के लिए आपको डेफिनेशंस पढ़ना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि देखें हर कानून में एक ही वर्ड की अलग अलग डेफिनेशन है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस हैं वो आगे पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर एप्लीकेबल भी हैं, और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में आपको हेल्पफुल भी देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन क्लास की, इसको आप इंटरप्रिटेशन क्लास भी कह सकते हैं, डेफिनेशन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अगर हम एक ही बात करें, प्रोपोजल, फर्स्ट में क्या है, प्रोपोजल, कि ये वर्ड प्रोपोजल क्या है। प्रोपोजल का मतलब है पेशकश। किस तरीके से अगर इसको पढ़ें हम, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with the view obtaining absent of that another such abstains, he is said to make a proposal। proposal क्या होता है, अगर कोई शख्स कोई भी ऐसा एक्ट करे, अगर कोई शख्स कोई भी ऐसा काम करे जिससे अगले को ये लगे कि ये एक्ट वो करना चाहता है, अपनी विलिंगनेस को शो करे। विलिंगनेस यानी अपनी ख्वाहिश को शो करे कि मैं आपके साथ ये काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ ये काम करेंगे। अब ये क्या है, ये मैंने आपको एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल के बाद होता है प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस तो आपने वर्ड अपनी डेली रूटीन के अंदर भी सुना होगा। यहाँ पर प्रॉमिस की डेफिनेशन कुछ और है। वो क्या कहती है, प्रॉमिस, व्हेन वन पर्सन टू whom the proposal is made, to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted, the proposal is said to be accepted, when the proposal is accepted it is called promise। किस तरीके से, जब एक शख्स ने, ए ने बी को प्रपोजल पेश किया और बी ने उसको एक्सेप्ट किया, जब बी उसको एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस। ये डेफिनेशंस भी पढ़ रहे हैं हम और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ रहे हैं। इट इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, वो बना के आगे चल के प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है कि अगर कोई भी शख्स उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाएगा आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद क्या है, प्रॉमिस के बाद आ जाते हैं प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। ये प्रोमिजर कौन होता है और प्रोमिजी कौन होता है। प्रोमिजर, प्रोमिजी, प्रोमिजर और प्रोमिजी। प्रोमिजर वो शख्स जो कि प्रपोजल पेश करता है, और प्रोमिजी वो शख्स जो कि आपका बी है, जिस तरीके से जो कि प्रॉमिस
को एक्सेप्ट करता है, जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है वो क्या है, प्रोमिजी। और प्रोमिजर कौन है, जो कि प्रपोजल की पेशकश कर रहा है, उसको कहते हैं प्रोपोजर, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होती है, कंसिडरेशन का मतलब मुआवजा। कंसिडरेशन का मतलब मुआवजा किस तरीके से, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, डिजायर ऑफ द प्रोमिस, डिजायर मतलब कि ख्वाहिश, प्रोमिजर की ख्वाहिश पर, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग प्रोमिसेस टू डू, यानी कि उसके कहने पे वो या तो कुछ ना करे या उसके कहने पे कुछ करे, या फिर जो है क्या करता है वो एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग द प्रोमिस और प्रोमिसेस टू डू, या फिर प्रॉमिस करता है कि मैं आगे चल के ये काम आपके साथ करूंगा। टू abstain from doing something, such absence promise is called a consideration of the promise। consideration का मतलब क्या है, मुआवजा। मुआवजा किस तरीके से, अगर जाहिर सी बात है मैं अगर कोई भी काम करता हूँ तो उसके नेम बदल मुझे कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखनी है कि जो आपके गिफ्ट्स होते हैं, गिफ्ट्स यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट, किसी को जो है गिफ्ट करते हैं, तब आपकी लाइफ के अंदर जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं वहाँ पर कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये कंसिडरेशन हो गई, उसके बाद आपका बन गया एग्रीमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने पढ़ा एक होता है प्रपोजल, प्रपोजल पेश करने के बाद एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बाद वो बन जाता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस जो फॉर्म कर रहा है कंसिडरेशन, यानी कि जिसके अंदर मुआवजा है, कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन आ गई तो वो क्या बन गया, वो आपका बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस को अगर हम रीड आउट करें तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जो कि आपके रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर आपकी प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन, जिसके अंदर कंसिडरेशन आ जाए, मुआवजा आ जाए, या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, या जिसके अंदर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। उसके बाद क्या है, वाइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वाइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेफिनेशन आपने समझी, अब आप समझे वाइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं। देखें, जो कानून, जिस कानून ने जिस एग्रीमेंट को नॉट इन्फोर्सेबल करार दिया, यानी कि कानून की नज़र में जो एग्रीमेंट दुरुस्त नहीं है, तो वो क्या है, वो वाइड एग्रीमेंट है। अब मिसाल के तौर पे लेट सपोज कि आप किसी के साथ शर्त लगाते हैं कि अगर तुम बी को जान से मार दोगे तो तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा। अब ये जो आपने शर्त, ये जो आपने बेट लगाई, यहाँ पर इस बेट के दौरान आप उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट कर दें कि आप इस शख्स को जान से मार दो, मैं आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करता हूँ, आपने उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया। अब रिटर्न एग्रीमेंट के दौरान आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर ये क्लास डालते हैं कि इसने जो है सी को या बी को जान से मारा तो मैं इसको 20 लाख रुपए दूंगा, 30 लाख रुपए दूंगा। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये कानून की नज़र में क्या है, ये वाइड एग्रीमेंट है, इसकी कोई भी किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है कानून की नज़र में। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाए कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और आपको ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी कि कानून की नज़र में वो बिल्कुल सही दुरुस्त एक एग्रीमेंट हो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। आपका ये जो एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो क्या होगा, तो वो आपका एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये हो गई डेफिनेशंस। उसके बाद क्या है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं,
वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अगर हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये हमें डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी एंड पार्टीज बट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इट इज वाइडेबल। देखें कानून के अंदर क्या है कि वो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, वो एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। एक पार्टी ये कहती है कि ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरी पार्टी ये कहती है कि ये जो एग्रीमेंट है ये दुरुस्त नहीं है। तो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी वो क्या है, वो आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट दुरुस्त है और दूसरी पार्टी की नज़र में वो आपका जो एग्रीमेंट है वो वाइड है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि वाइडेबल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तक हम पहुंचे। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि वाइड हैं। एब इनिशियो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो लेकिन जब उसको आप इन्फोर्स करा रहे हैं उस टाइम पे वो जो है वाइड हो जाए, वाइड डिक्लेयर हो जाए, यानी कि एब इनिशियो वाइड। एब इनिशियो वाइड का मतलब क्या होता है, जो कि सिरे से ही क्या हो, सिरे से एग्रीमेंट तो वो वाइड ना हो लेकिन आगे चल के वो क्या बन जाए, वो वाइड बन जाए। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे आपने कोई एग्रीमेंट किया बी पार्टी के साथ, उसके अंदर वो एग्रीमेंट बिल्कुल दुरुस्त था, आगे चल के आप जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है उसके अंदर आप कोई ऐसी क्लॉज डालते हैं जो कि बियॉन्ड लॉ है, कानून के खिलाफ है, तो जब आप उसके अंदर वो क्लास डालेंगे वो जो है पूरा का पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर वाइड एग्रीमेंट्स के अंदर हमने एक चीज़ समझनी थी जो क्या थी, एब इनिशियो वाइड। अब ये एब इनिशियो वाइड क्या है, देखिए एक चीज़ समझे, एब इनिशियो वाइड का मतलब ये होता है कि सिरे से ही वाइड हो, सिरे से ही जो है कानून की नज़र में उसकी कोई भी अहमियत ना हो। तो एक होता है वाइड, एक होता है वाइडेबल और एक होता है जो है आपका वैलिड। वैलिड क्या होते हैं, वैलिड मीन्स के वो एग्रीमेंट जो दुरुस्त होते हैं। वाइड क्या होते हैं, जो कि एब इनिशियो वाइड, जो कि कानून की नज़र में सिरे से ही जो है कानून के खिलाफ हों या फिर सिरे से ही वो बिल्कुल दुरुस्त ना हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, वाइड एग्रीमेंट। और वाइडेबल क्या होते हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल का जो वर्ड वाइडेबल, इसका मतलब ये है कि जो जिस टाइम आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे तो वो वाइड नहीं है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी चाहे तो आगे चल के उसको वाइड करार दे सकती है। ये हमारे पास क्या हो गई, डेफिनेशन क्लासेस। सेक्शन नंबर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस थी, और डेफिनेशंस को स्टडी करने का मतलब ये होता है कि आप आगे चल के इस पूरे पूरे एक्ट के अंदर ये डेफिनेशंस यूज़ भी करेंगे, उसको समझेंगे भी और उसकी हेल्प से आप इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब अगर हम सेक्शन नंबर 3 की तरफ चलें, जो कि हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 किस चीज़ के बारे में है, चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रोपोजल्स। जो आपके प्रोपोजल्स हैं उसकी कम्युनिकेशन कब कम्युनिकेट होगी, एक्सेप्ट कब होगा, रिवोक कब होगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या और रिवोकेशन का मतलब क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन 3 टर्म्स की मीनिंग जाननी है कि इन 3 टर्म्स की मीनिंग क्या है। प्रोपोजल तो हमने समझ लिया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जब दो पार्टीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करें वो होता है कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक्सेप्टेंस, जब आपकी एक पार्टी उसको प्रपोजल पेश करती है दूसरा उसको एक्सेप्ट करती है वो हो जाता है एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्या है, रिवोकेशन, कि वो कब मनसूख होगा। मनसूख का मतलब कि वो जो है दूसरी पार्टी की नज़र में रिवोक, वो दूसरी पार्टी चाहे तो उसको मनसूख करा सकती है। ये थी इन 3 टर्म्स की मीनिंग जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 किस चीज़ की बात करता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, रिवोकेशन है और एक्सेप्टेंस है किसी भी प्रपोजल की। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल की वो, एक्सेप्टेंस है आपके प्रपोजल की वो, और जो आपकी रिवोकेशन है वो।
acceptance respectively are deemed to be made by an act or omission of the party। वर्ड क्या याद रखना है सेक्शन 3 के अंदर, आपने जो वर्ड ट्रम याद रखनी है वो है बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ पार्टी। आपकी जो पार्टी है उसके कोई भी एक्ट करने से, अब ये एक्ट क्या है और ओमिशन क्या है, सेक्शन नंबर 3 के अंदर अगर पूरी की पूरी आप पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ेंगे, उस सेक्शन के अंदर आपको जो चीज़ काम की लगेगी, वो काम की जो चीज़ है, जो काम की जो लाइन है, वो यही एक लाइन है जिस पर पूरा का पूरा आपका सेक्शन मुश्तमिल कर रहा है। वो कह रहा है कि बाय एक्ट or omission of the party accepting or revoking by which it intends to communicate such proposals acceptance and revocation which effect communicating it। देखें, जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी एक्सेप्टेंस है और रिवोकेशन है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, ये किस पर निर्भर करती है, ये जो है डिपेंड करती है आपके जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के कोई भी किसी अमल पर। अब ये तो एक्ट का मतलब तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि एक्ट का मतलब कोई भी अमल करना। ओमिशन का काम, ओमिशन का मतलब क्या है? ओमिशन मीन्स टू ओमिट समथिंग। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए था, मिसाल के तौर पे मैं जो है क्या करता हूँ, मैं ए हूँ और मैं बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जो कि गाड़ी से रिलेटेड है, कार कार से रिलेटेड एक जो है मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। अब जब मैंने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे आप गाड़ी दें कितने में, 20 लाख रुपए में, और वो राज़ी भी हो गया, लेकिन मैंने जिस गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, उसने मुझे वो गाड़ी तो दी लेकिन उसके अंदर डिफेक्ट्स नहीं बताए, क्योंकि मुझे मेरे नॉलेज में उसका कोई डिफेक्ट नहीं था। अब मैं चाहूँ अगर मैं एक्ट करूँ तो मैं जो है क्या कर सकता हूँ, मैं उसको वो चीज़ वापसी भी दे सकता हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक भी करवा सकता हूँ अपने एक्ट के ज़रिए से। अगर मैं छोड़ देता हूँ, ओमिट कर देता हूँ, ओमिट का मतलब क्या है, छोड़ देना। अगर मैं कहता हूँ यार चलो खैर है कोई मसला नहीं, मैं जो है इसको खुद ही बनवा लूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ओमिट कर देता हूँ, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया ओमिशन। तो मैंने जब ओमिट कर दिया तो फिर वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई और एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गई। अगर मैं एक्ट करूँगा तो फिर वो जो है क्या होगी, वो रिवोक हो सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 क्या है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सेक्शन नंबर 4 बात करता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन जो है आपकी वो कंप्लीट कब होती है। सेक्शन नंबर 4 सिंपली बात करता है किस चीज़ के बारे में, कि द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल्स इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। आपने पहली चीज़ क्या याद रखनी है, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज़ मेड, कि जिसको कम्युनिकेशन की जा रही है उसके नॉलेज में वो जब बात आ जाती है, उसके नॉलेज में वो जब चीज़ आ जाती है कि मुझे कोई जो है कम्युनिकेट कर रहा है, मुझे जो है कोई प्रपोजल पेश कर रहा है, तो वो जो है प्रपोजल उसने मुझे दिया, तो मेरी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, जिस शख्स को आप जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जिस भी शख्स को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके नॉलेज में जब ये बात आ जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या कहते हैं, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड इज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसको ट्रांसमिशन यानी कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन to him so as out of the power of the acceptor is against the acceptor when it comes in the knowledge of the proposal, the communication is revocation is completed when it comes in a knowledge। देखें, अगर आप रिवोक करना चाहते हैं तब भी आपको जो है उसकी नॉलेज में बात लानी होगी। अगर आपकी एक्सेप्टेंस में बात आ रही है तब भी वो जो है आपके नॉलेज में बात लेके आ रहा है। तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो पॉइंट आपने याद रखना है वो पॉइंट कौन सा है, व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द पार्टी टू हुम इट इज़ मेड। सेक्शन नंबर 4 सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पर डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 5 की तरफ। सेक्शन नंबर 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स
एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ proposals, revocation of proposals and acceptance। कि जो भी आपके proposals हैं और जो भी acceptance हैं उनकी revocation यानी कि वो मनसूख कब और कैसे होगी। अब यहाँ पर ये कह रहा है सेक्शन नंबर 5 के अंदर सिंपली प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, कि जो आपका प्रपोजल आपने पेश किया है वो किसी भी वक्त मनसूख हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन एंड इट एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन से पहले और उसकी एक्सेप्टेंस से पहले, इज अगेंस्ट द प्रोपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड, लेकिन उसके बाद नहीं। जब कम्युनिकेशन हो गई, जब एक्सेप्टेंस हो गई, उसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकती। सेक्शन 5 ने हमें सिंपली ये कहा, द एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड इज अगेंस्ट द एक्सेप्टर नॉट आफ्टरवर्ड, यानी कि आप जो आपकी रिवोकेशन है वो कब होगी, आपकी एक्सेप्टेंस या फिर आपकी कम्युनिकेशन से पहले, उसके बाद नहीं हो सकती। ये हमें क्या किसने बताया, सेक्शन नंबर 5 ने। देखें, कोई भी कानून पढ़ने का तरीका जो होता है वो क्या होता है कि आप उसके बेयर एक्ट यानी आप उस कानून की बुक को उठाएं और उस बुक को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स सेल्फ पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, उसके बाद फिर आप जो है किसी का लेक्चर सुने। क्योंकि देखें, जब आप वो चीज़ पढ़ेंगे उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको समझ नहीं आएंगे तो आपके जहन में वो पॉइंट्स, आपके जहन में क्वेश्चंस रेज होंगे। जब क्वेश्चंस रेज होंगे, टीचर आपको कोई बात समझाएगा तो वो आपको ज़्यादा जल्दी क्लिक होगी। अगर आप डायरेक्टली मेरी बात सुनते हैं तो आपको वो चीज़ क्लिक नहीं होगी माइंड में। पहले आप क्या करें, बुक को पढ़ें, बुक को पढ़ने के बाद फिर आप लेक्चर सुने, फिर ईजियरली आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद क्या, उसके बाद है सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर जो हमारे पास 6 है वो किस चीज़ के साथ डील करता है, सेक्शन नंबर 6 डील्स विद रिवोकेशन हाउ मेड, कि रिवोकेशन किस तरीके से होती है। पहले क्या बताया कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कब होगी, 5 ने ये बताया। अब ये बता रहा है रिवोकेशन, अगर आप रिवोकेशन करते भी हैं, रिवोकेशन हाउ मेड यानी रिवोकेशन होती कैसे है, हाउ मेड, किस तरीके से रिवोकेशन होती है। सेक्शन नंबर 6 ने ये बताया सिंपली कि रिवोकेशन के 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके अगर डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, नोटिस के ज़रिए से, सेकेंडली क्या है, सेकेंडली हमारे पास है लैप्स ऑफ टाइम के ज़रिए से, लैप्स ऑफ टाइम। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, फेल्यूर टू फुलफिल कंडीशन, फेल्यूर टू फुलफिल कंडीशन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ है हमारे पास बाय डेथ और इंसेनिटी, बाय डेथ और इनसेनिटी। रिवोकेशन किस तरीके से होगी, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, के जो आपकी कम्युनिकेशन है उसके नोटिस के ज़रिए से आप जो है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस के ज़रिए से ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रोपोजर ऑफ द अदर पार्टी, कि आप जब रिवोक करना चाहते हैं आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोटिस देंगे। अब नोटिस दे दिया, ठीक है, उसके बाद है बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड सच प्रोपोजल ऑफ द एक्सेप्टेंस। अब क्या हुआ, मिसाल के तौर पे आपने किसी को कोई प्रपोजल पेश किया और उसने विद इन सच टाइम उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो टाइम जो है लैप्स हो गया, यानी कि वक्त गुजर गया। जब वक्त गुजर जाएगा वो आपका जो प्रपोजल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। उसके बाद क्या, फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, आपने उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी अपनी अपना जो प्रपोजल था उसके अंदर, और वो एक्सेप्टेंस तो करता है लेकिन उसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं करता। जब उसकी वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करेगा, डेट मीन्स के उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली उसको रिवोक कर दिया। उसके बाद है बाय डेथ और इंसेनिटी, वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, कम्युनिकेशन भी हो जाती है, लेकिन वो तब उस कंडीशन में भी रिवोक हो सकता है कि अगर डेथ हो जाए पार्टी की या फिर पार्टी इंसेन हो जाए। इंसेन का मतलब क्या होता है, इंसेन का मतलब कि कोई शख्स जो है पागल हो जाए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएं सेक्शन नंबर 7 की तरफ। सेक्शन नंबर 7 है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस
मस्ट बी एब्सोल्यूट। 1 से लेके 9 तक पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद कल जो है सेक्शन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा 8 क्या है वो भी देख लेते हैं। 8 है हमारे पास एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। उसके बाद जो 9th जो आज का लास्ट सेक्शन है वो क्या है, वो है आपका प्रोमिसेस मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रोमिसेस जो हैं वो होने चाहिए या तो एक्सप्रेस या फिर आपके इम्प्लाइड। अब सेक्शन नंबर 7 की तरफ आते हैं। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है, जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, देखें, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रोपोजल इनटू प्रॉमिस, किसी भी प्रोपोजल को प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए द एक्सेप्टेंस, जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि वो डायरेक्ट होनी चाहिए। बाय एक्सप्रेस सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यूजुअल और रीजनेबल मैनर यानी कि तरीके से होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है प्रोपोजल एक्सेप्ट मैनर इन विच इट इज़ एक्सेप्टेड, जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसी तरीके से वो शख्स अगर उसको एक्सेप्ट करता है तब वो उसको कहेंगे एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, यानी कि वो एब्सोल्यूट दुरुस्त तरीके से वो जो है एक्सेप्टेंस हुई है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। सेक्शन नंबर 8 के अंदर कह रहा है इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोपोजल performance of the condition of the proposal of the acceptance of any consideration for the reciprocal promise which may be offered with the proposal। देखें अब यहाँ पर क्या है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, बेरेक को पढ़ेंगे, बहुत ही टफ लगेगा। एक बार यूं गुजरेगा, दूसरी बार यूं गुजरेगा, तीसरी बार यूं कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर करता हूँ इसको इजी वर्डिंग में कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है, जब आप उसको एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके साथ ही साथ कंडीशन को परफॉर्म भी करेंगे। आप इसके वर्ड से खुद ही देख लेना कि वो क्या करें, एक्सेप्टेंस भी करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, वो जो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, उसको भी फुलफिल करेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ईजी है। सेक्शन नंबर 9 हमारे पास है कि जो आपके प्रोमिस हैं वो क्या होने चाहिए, या तो एक्सप्रेस होने चाहिए या फिर इम्प्लाइड होने चाहिए। अब ये एक्सप्रेस क्या है और इम्प्लाइड क्या है, कह रहा है इन सो फार इज द प्रोपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड, जब आप किसी भी प्रोपोजल को करते हैं और वो प्रॉमिस बनता है तो फिर वो जो है एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। प्रोमिस मस्ट बी इन एक्सप्रेस मैनर और इम्प्लाइड मैनर। जो प्रोमिस हैं प्रॉमिस की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब वो एक्सप्रेस होने चाहिए या इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ मुझे आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं आपसे ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है यूजुअल मैनर, यूजुअल वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आपके कोई भी शख्स वर्ड यूज़ करके लिखत में, राइटिंग में, अगर कोई भी शख्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करता है तो वो क्या है, वो प्रॉमिस करता है किसी से रिटर्न में या फिर यूजुअल वर्ड से, तो वो हो जाता है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या है, जो एक्सप्रेस से हटके हो। एक्सप्रेस से हटके किस तरीके से, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ एक शख्स से कि मैं जो है ये काम कर लूँगा। अब अगर कोई शख्स मेरे पास प्रपोजल लेके आता है और मैं उसका जवाब यूजुअल मैनर यानी यूजुअल वर्ड्स में नहीं देता, हाँ करके नहीं देता, और मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। अब मेरी खामोशी का मतलब वो हाँ समझ लेता है, दैट मीन्स क्या है, वो इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड का मतलब जो कि यूजुअल बाय वर्ड्स ना हो उसको हम इम्प्लाइड कहते हैं। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन भी क्लियर किया, डेफिनेशंस भी क्लियर किया, और साथ ही साथ हमने जो है इसका सेक्शन नंबर 9 तक जितने भी जो भी रिलेटेड प्रोविजंस है 3 से लेके 9 तक वो भी हमने आज क्लियर किया। कल हम क्या करेंगे, कल एक जो है घिसा पिटा फिक्रा आपने अक्सर सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, नहीं सुना तो सुन ले अभी। वो क्या है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स। वो इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।